बिहार में अंतिम दौर का मतदान आज चल रहा है और इस तीसरे दौर में जिन 78 सीटों पर वोटिंग चल रही है उसका पूरा ब्यौरा यहां पर हम आपको दे रहे हैं। लेकिन साथ में आपको बता दें कि आज शाम 5 बजे से आज तक पर आप सबसे सटीक एग्जिट पोल देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले लोगों से अपील की, बड़ी संख्या में आप निकलिए अपने घरों से बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और वोट जरूर डालिए अपने अपने इलाके में। अगर आपके क्षेत्र में है आज मतदान तो वोटिंग जरूर कीजिए। बिहार में अभी तक जो वोटिंग हो रही है उसमें 1 घंटे का समय अभी तक बीत चुका है। वोटिंग के लिए बड़ी तादाद में लोग निकल रहे हैं और स्वस्थ 1% लग रहा है कि मतदान का आज जरूर पहुंचेगा। लेकिन आगे हम अपनी चर्चा यहां शुरू करें उससे पहले आपको दिखाते हैं कि वोटिंग पर आज के दिन तेजस्वी यादव और चिराग पासवान ने क्या कहा है। देखिए, मैं सब लोगों से अपील करूंगा कि मत का प्रयोग करें, सब लोग घर से निकलें और वोटिंग करें, लोकतंत्र के इस पर्व में भागीदार बने। और आप जानते हैं कि बिहार जो है अपने भविष्य को लेकर के फैसला लेने का काम करेगी। और जहां तक पहले 2 चरणों की बात अगर कहें तो 2 चरण जो है लगभग एक पक्ष मतदान हुआ है। लगभग हम लोगों को 2/3 की ओर जो है बिहार अब तीसरे फेज में बढ़ रहा है। तीसरे फेज में 2/3 की ओर बढ़ रहा है। तो जो बदलाव की जो गंगा का जो बयार था, अब गंडक और कोसी का भी वही हाल है। चरण गए, पूरी उम्मीद वैसे ही है कि उसी तरीके से इस चरण में भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को पिछले 2 चरण में उनको भी अच्छी बढ़त मिली और लोक जनशक्ति पार्टी जिस तरीके से हम लोग को जानकारी सामने आई और हम लोग के प्रत्याशियों का जिस तरीके से 2 चरण में प्रदर्शन रहा, पूरी उम्मीद करता हूं कि उससे बेहतर प्रदर्शन ही हम लोग का तीसरे चरण में भी होगा। मुझे लगता है तमाम इन विषयों को ध्यान में रखते हुए बिहार की जनता मतदान करेगी। बस ये आग्रह इतना जरूर करता हूं कि जरूर निकलें, घर से बाहर जाएं, मतदान करें, आपका अधिकार है, मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। और यही मौका है कि बिहार के अगले 5 साल को हम लोग बेहतर बना सकते हैं, पिछले 15 सालों से बेहतर बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग जाएं और मतदान करें। तो आग्रह है, दावा भी है, लेकिन इस सब के बीच वो चेहरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जिन पर सबका निशाना लग रहा था, पक्षों विपक्षों कहीं से भी घूमकर, सुजीत जी, नीतीश कुमार पर निशाना जरूर लग रहा था। उन्हें भी इस बात का एहसास था, कई बार अपना आपा भी खोते रहे वो रैलियों में। लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि अंतिम बार मुझे ये मौका दे दीजिए, वो मीन कर रहे हैं इस चीज को, वो सचमुच में आखिरी बार चुनाव लड़ना चाह रहे हैं इस पर। देखिए, हमारी बातचीत जब हुई थी तो उन्होंने एक बात कही थी, हमने आप कितने आश्वस्त हैं, जनता आपको फिर से मौका देगी कि नहीं। उन्होंने कहा कि वैसे बॉडी लैंग्वेज से तो लग रहा था कि आश्वस्त है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमेशा एक व्यक्ति एक पद पे नहीं रहता है, ये भी बात उन्होंने कही थी। तो हमें ये मान के चलना चाहिए, वो मान भी सबको मानना चाहिए कि भाई हमेशा के लिए कोई पद आपके पास नहीं होता है। और जहाँ तक आखिरी चुनाव का सवाल है तो मेरे ख्याल में उन्होंने कहा कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। वैसे अगर देखें टेक्निकली तो वो 16 साल पहले चुनाव लड़े थे 2004 में। हाँ। अब तो लड़वाते हैं वो तो उनका कहने का आशय जो भी हो, लेकिन ये है कि उन्होंने कहा कि अंत भला तो सब भला। उसके बाद उन्होंने अपना ये इस बयान पर कोई क्लियरिफिकेशन अपनी तरफ से नहीं दिया, स्पष्टीकरण नहीं दिया है। हाँ। कि इस चुनाव के लिए कहा है या उनका वाकई ये आखिरी चुनाव है। हाँ। क्योंकि उन्होंने कहा कि अंत भला तो सब भला। हाँ। तो अंत भला चुनाव का भी हो सकता है और उनके कार्यकाल का भी हो सकता है कि भाई आपकी पहले की जो शिकायतें हैं उसको मैं दूर करूंगा, इस बार आप मौका दीजिए, और अंत भला तो सब भला। मतलब दांव हो सकता है, लेकिन पब्लिक समझेगी। बिल्कुल दांव हो सकता है। आकांक्षा की बात की थी आपने पिछली बार। असल में सड़क बिजली तक तो ठीक है, लेकिन उससे आगे की आकांक्षा है, स्कूल अच्छे हों, हॉस्पिटल्स अच्छे। और जब हम युवाओं ने कहा कि स्कूल के बिल्डिंग अच्छे हैं लेकिन टीचर, हाँ, यही बिल्कुल सबने कहा कि बिजली सड़क पानी मिल रहा है, लेकिन उससे सिर्फ पेट कैसे भर ले, उससे जी सकते हैं। और जब हम वापस लौट के आए दिल्ली सूरत से, तो हमको यहाँ पर ये राशन के भरोसे नहीं रहना पड़े, मेरा अपना भी कोई रोजगार हो। तो इस आकांक्षा को पूरा करना जो है वो नीतीश कुमार जी के लिए तभी संभव होगा ना जब वो आखिरी उनको मौका दें। हाँ। उन्होंने आखिरी मौका इसीलिए शायद मांगा है। आखिरी मौका पर जनता समझती है कि नहीं भेद इसका? यहाँ मुझे लगता है कि वो एक कम्युनिकेशन के लेवल पर कहीं ना कहीं लैग जरूर करता है। इसलिए कि बिहार के आप देखिए, बिहार के साथ आजादी के बाद से ही कहीं ना कहीं जो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के साथ जो मिलना चाहिए था हिस्सेदारी, वो शायद नहीं मिल पाया।
जिसके चलते आप सारे पैमाने पर देखिए बिहार पिछड़ा हुआ है। इतना सब कुछ होने के बावजूद तो कहीं ना कहीं इसमें भारत सरकार की भी एक भूमिका बनती है कि कैसे वो समेकित रूप से एक जो पिछड़ा रह गया है आपका हिस्सा, आपके देश का हिस्सा, उसको कैसे समेकित रूप से आगे ले जाने की कार्य योजना बने। एक मिनट में एक बात बताना चाहता हूं आपसे। बिहार सरकार का एक भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी इस तरह का नहीं जिसको नैक से ए ग्रेड मिला हो। कितने अफसोस की बात है। आप बात तो बहुत होती है आगे की, एक छोटी सी बात मैंने जोड़ी इसमें, इससे समझा जा सकता है कि युवाओं को क्या समस्या है और कैसे उनको 2 साल 3 साल इंतजार करना पड़ता है। फिर उनको दिल्ली का भी रिजल्ट नहीं दिल्ली से भी एडमिशन नहीं मिल पाता क्योंकि उनका यहाँ पे रिजल्ट देर से निकलेगा तो वहाँ वो अप्लाई देर से करते हैं। इस तरह की समस्याओं को भी इनको ध्यान रखना चाहिए, जो शायद मुझे लगता है ये मिस कर गए। मतलब आज ही जो चर्चा हुई कि जैसे ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अभी तक बाकी गंगा जी के इलाके में हुआ, लेकिन अब कोसी गंडक का इलाका भी, और जो हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि कोसी एक तरह से पहली मुहर की नीतीश कुमार काम करते हैं। एक विकास पुरुष जब अपने आप को सुशासन का चरित्र वो अपना दिखाने लगे तो उस समय कोसी ही उनका आईना बना। आज की तारीख में कोसी के क्षेत्र में भी लोग पूछ रहे हैं कि आगे क्या। माइक के साथ जी बिल्कुल, आपको पता है कोसी और सीमांचल का एरिया बिल्कुल अंडर डेवलप्ड है और पर कैपिटा इनकम भी वहाँ बिहार के हिसाब से लोएस्ट है। 10,000 रुपया पर कैपिटा इनकम है, बिहार का 14,000 से ऊपर है। डेवलपमेंट नहीं हुआ वहाँ पर। नीतीश कुमार जी पिछले बार बाढ़ के बाद 2008 के बाढ़ के बाद अपने को ये बताते भी नहीं थकते कि क्विंटलवा बाबा लोग मुझे कहते थे। एक क्विंटल अनाज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था उस वक्त, उसको काफी वो प्रोपोगेट भी किए अपने एडवांटेज के लिए। लेकिन अभी भी कोसी और सीमांचल बिल्कुल बिहार का सबसे पिछड़ा इलाका है, अंडर डेवलप्ड है और लोग वहाँ विकास चाहते हैं। उनकी आकांक्षाएं हैं कि डेवलपमेंट कोई आए, कोई डेवलप करे उस इलाके को। और इसीलिए देखिए उस दोनों कोसी हो सीमांचल हो, इन दोनों इलाकाओं में किसी एक खास पार्टी का वजूद नहीं रहा। किसी को 8-10 सीट है, किसी को 20 सीट है, किसी को 22 सीट है, इसी तरह का सीट्स वहाँ है। अब दिक्कत ये है कि वहाँ ये कहना कि मेरा गढ़ है, ये सेफोलॉजिस्ट के लिए और पॉलिटिकल एनालिस्ट के लिए मुश्किल होगा कि किस पार्टी का वहाँ दबदबा है। कांटे की टक्कर है, हर सीट पर कॉन्टेस्ट है और बिल्कुल लोगों से उम्मीद है कि वोट दें। लेकिन कुमार कुणाल, ऐसा नहीं है कि बिहार में विकास नहीं हुआ, रफ्तार बहुत बुरी रही उसकी, और अगर विकास की शुरुआत हुई तो उसे आगे बढ़ाना चाहिए था। अब जिन नदियों का जिक्र हम करते हैं, उन्हीं नदियों पर जो पुल बने हैं उसमें कितने नीतीश जी से पहले बने थे और कितने उसके बाद बने हैं, इसकी गणना भी लोगों के जहन में क्या आपको नजर आती है? या फिर अगर वो पुल बने तो लोग सोच रहे हैं कि उन पुलों के 2 छोर का विकास क्यों नहीं दिखता है? देखिए, अगर आज वोटिंग कैसे हो रही है वो अगर हम थोड़ा समझे कि एक तरफ तो पश्चिम चंपारण है जहां पर उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, दूसरी तरफ हम यहाँ खड़े हैं किशनगंज में जहां पर बंगाल की सीमा है। पूरा अगर हम साथ लें तो नेपाल की सीमा साथ चल रही है। लेकिन बात यही है कि कल जब मैं आ रहा था पटना से किशनगंज तक तो एक कोसी महासेतु है, सड़क बड़ी अच्छी है। बाकी जगहों पर लोगों की शिकायत हो सकती है कि सड़क नहीं बना, सिर्फ 5 साल में नीतीश जी ने काम किया। लेकिन जब हम पटना से पूर्णिया की तरफ आते हैं या किशनगंज की तरफ आते हैं तो सड़क लगभग 400-450 किलोमीटर का है। लेकिन कल ही मैंने बात की कि महात्मा गांधी सेतु पर मैं 2-2.5 घंटे फंस गया। और महात्मा गांधी सेतु याद रखिए कि दक्षिण बिहार को उत्तर बिहार से जोड़ती है और वहां पर जाम जो था और कितना समय उस पर काम चला आपको भी पता है कि अभी भी पूरा बन करके तैयार नहीं हुआ है। लेकिन उसके पैरेलल एक जेपी सेतु बनाया गया। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं तो लोग कहते हैं क्या कि चलिए काम तो हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन 2005-2010 को लोग याद करते हैं, 2010 और 2020 को लेकर के लोग निराश है और यही निराशा जो है ना वो नीतीश जी पर थोड़ी सी भारी पड़ती है कि 2010-2020 में क्यों किया, क्यों नहीं जो काम 2005 से 2010 के बीच में नीतीश जी कर सकते थे वही काम उन्होंने इन 10 सालों में क्यों नहीं किया? क्या वो सुस्ता गए? क्या वो थोड़ा सा जो उनकी में उत्साह था वो कम हो गया? क्या बात हुई? ये लोगों को समझ से परे है। और इसीलिए जो आपको याद होगा कि 2005 में जब लालू शासन के अंत को लेकर के आए थे तो आज भी अंतिम चरण है, आखिरी चरण है और बात भी हो रही है कि नीतीश जी क्या आखिरी चुनाव लड़ रहे हैं, नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत सारी बातें हुई वहां पर भी। तो बात यह है कि ये सिर्फ अंत नहीं है, अब क्या नई रोशनी है क्या सामने, क्या नया विकल्प है क्या बिहार के सामने? इस पर भी बड़ी गहन चर्चा है कि लोग क्या नया विकल्प ढूंढ रहे हैं, क्या नीतीश जी से अब उकता गए हैं लोग? ये तमाम चीजें हैं। तो विकास अपनी जगह पर है, कई जगहों पर है और कई जगहों पर बेहतरी भी हुई है, ऐसा भी लोग मानते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि शायद और बेहतर कर सकते थे नीतीश, जो किया नहीं उन्होंने।
जी जी, और वहां पर भी उम्मीद भी वहीं पर होती है जहां पर लोगों ने देखा होता है कि अच्छा काम हुआ है, लेकिन क्यों नहीं बिहार की आकांक्षा और बढ़ सकती है, उम्मीदें और बढ़ सकती हैं। हम सुनाते हैं, लवली आनंद से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी रोहित सिंह ने। लवली जी, किस तरीके का मतदान चल रहा है अभी? किस तरीके का चल रहा है? अभी तो देखिए शुरू हुआ है, लेकिन काफी जगह ये हमें शिकायत आ रहा है, जैसे 212 में 7 बजे से ईवीएम खराब है, महिलाएं लौट रही हैं, लोग परेशान हैं। उसी तरह से 206 में, 235 में, 159, मतलब कि दर्जनों अभी तक ईवीएम खराब है। 84 है, 23 है, 203 है, 212 है, 306 है, तो लगभग दर्जनों पे अभी तक हमको शिकायत मिली है कि ईवीएम खराब है और घंटों से लोग परेशान हैं, महिलाएं लौट रही हैं। तो इस तरह से अगर लेट से ये लोग शुरू कराएंगे तो हम कहीं लेट तक वो करने देने के लिए, और अब खबर किया जा रहा है, अभी तक आया नहीं है। किस तरीके का मतदान आप देख रही है? महागठबंधन के फेवर में जा रहा है क्या अभी तक? बिल्कुल महागठबंधन की जीत है, महागठबंधन के फेवर में जा रहा है, और तभी जाकर के इतना परेशान लोगों को किया जा रहा है। इसीलिए किसके तरफ से परेशान किया जा रहा है? क्या अभी तो प्रशासन के द्वारा हम कहे हैं, तो अभी तक आया नहीं है। खास करके हम लोगों का जहाँ बूथ है, जहाँ हमारा बूथ का है वही ईवीएम क्यों खराब है, बाकी जगह क्यों नहीं है खराब? रोहित सिंह, ईवीएम की शिकायत शुरू हो गई, वोटिंग की शुरुआत हुई नहीं, लेकिन ईवीएम की शिकायत शुरू हो गई है। जी बिल्कुल श्वेता, जिस ईवीएम के बूथ की बात कर रही थी 212, वहीं पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, और थोड़ी देर पहले तक ईवीएम जो है वो काम नहीं कर रहा था। ये शिकायत लवली आनंद को मिली तो वो यहाँ पर पहुंची हैं, लेकिन अब जो है वो मशीन जो है 212 बूथ पे वो काम करना शुरू कर दिया है। और ये सहरसा बस्ती का इलाका है, और यहाँ पे आप तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आप देखिए लंबी लंबी कतार में जो लोग यहाँ पर जो है वो यहाँ पर सुबह से खड़े हैं। कुछ भीड़ इसलिए भी जमा हो गई क्योंकि मशीन खराब था कुछ देर के लिए, लेकिन आप यहाँ देखिए किस तरीके से लोग जो है जमे हुए हैं पोलिंग बूथ पर अपने मत का प्रयोग करने के लिए। और आरजेडी की तरफ से लवली आनंद ये आरोप लगा रही थी कि उन्हें, प्रशासन को ऐसा लगता है कि उनकी जीत हो रही है और इसीलिए ईवीएम जो है खराब कर दिया जा रहा है, या ईवीएम ऐसे बूथों में खराब हो रहा है जहां पर लवली आनंद का वोट है। लेकिन आप ये भीड़ देख लीजिए किस तरीके से लोग अनगिनत संख्या में पोलिंग बूथ पर लगातार खड़े हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए। और सहरसा से बाहुबली जो नेता है जेल में बंद आनंद मोहन, उनकी पत्नी लवली आनंद इस बार उम्मीदवार है, और लगातार वो आरोप लगा रही हैं प्रशासन पे कि प्रशासन जो है इसमें उसकी कोई चाल है, ताकि उसी जगह पे बूथ ईवीएम खराब हो रहे हैं जहां पर लवली आनंद का वोट है। कुमार अभिषेक दरभंगा से हैं। कुमार अभिषेक, वहां की तस्वीरें बताइए, वहां भी क्या लोग निकल रहे हैं बड़ी तादाद में? बिल्कुल श्वेता, हम इस वक्त दरभंगा के एक राजकीय स्कूल पे हैं, और मैं जिस बूथ पर खड़ा हूं यहाँ पर पुष्पम प्रिया बहुत चर्चा में रही इस बार चुनाव में, वो इस वक्त वोट डालने पहुंचने वाली हैं, और मुझे लगता है कि शायद वो इस वक्त पहुंच रही हैं और पहुंच चुकी हैं वो। तो पुष्पम प्रिया पहले एक सीट उनकी बांकीपुर की थी जहां से उन्होंने चुनाव लड़ा है, और दूसरा मधुबनी के बिस्फी से वो चुनाव लड़ रही हैं, और उनका जो वोट है दरभंगा शहर में है, यहीं की रहने वाली हैं। तो आप देखिए बाकायदा किस तरीके से प्लूरल्स पार्टी की जो चीफ हैं पुष्पम प्रिया, वो इस वक्त इस मतदान केंद्र पर पहुंची हैं और वोट करेंगी। बाकायदा पूरी एक तैयारी दिखाई दे रही है, जिस तरीके से उन्होंने खुद को सीएम कैंडिडेट भी घोषित किया था, क्या कर रखा है अपनी पार्टी की तरफ से, और वो इस समय देखिए जा रही हैं वोटिंग के लिए। तो कितनी चर्चा है सिर्फ एक नाम, एक कैंडिडेट, एक पार्टी की, वो इससे अंदाजा लग सकता है। इस समय वोटिंग का ये दौर चल रहा है, और दरभंगा के लहरिया सराय में ये अपने बूथ पर पहुंची हैं वोटिंग करने के लिए। तो देखिए बाकायदा पूरा कोविड प्रोटोकॉल है इस समय श्वेता, और जिस तरीके से ये नाम इस बार चुनाव में उभर करके आया है, और जिस तरीके से कह सकते हैं कि प्लूरल्स पार्टी और थोड़ा ग्लैमर का भी तड़का इसमें हमें दिखाई दे रहा है। हालांकि चर्चा में बहुत ज्यादा रही है, और पहचान के तौर पर बहुत राजनीतिक पहचान तो इनकी नहीं है, लेकिन इनकी चर्चा बहुत ही ज्यादा है।
किस तरीके से पूरा का पूरा कैंपेन किया जा सकता है ये भी इससे दिखाई देता है। और इस वक्त वो लाइन में खड़ी हैं और आप देखिए कि उनको देखने के लिए भी यहाँ पर लोगों की भीड़ जुटी हुई है। और लाइन में इस वक्त पुष्पम प्रिया लगी हैं, खुद बिस्फी से भी चुनाव लड़ रही हैं 2 सीटों से। बिस्फी मधुबनी की सीट है और इस वक्त जो चर्चा जहां पर हम मौजूद हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि यहां पर खुद पुष्पम प्रिया चुनाव के लिए वोट डालने पहुंची हैं। इनके कैंडिडेट्स भी हैं पूरे बिहार में कई जगहों पर, और जैसा कि खुद कह रही हैं कि जब वो वोट डालकर आएंगी उसके बाद वो बात करेंगी। तो श्वेता, इस वक्त जो माहौल है वो हम आपको फिलहाल इस अच्छी बात है कि लोग निकल रहे हैं। ये पुष्पम प्रिया की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एक दिलचस्प कोण है चुनाव का और देखना है कि क्या वाकई मतदाता इन बातों में यकीन करके और क्या फ्लूरल्स पार्टी की उस तरीके से कोई मौजूदगी दर्ज होती है, क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा खुद को कहती हैं पुष्पम प्रिया। बिहार चुनाव के तीसरे दौर में आज 15 जिलों की 78 सीटों पर वोटिंग है। क्या है इन सीटों का समीकरण, दिखाते हैं। आज की सुबह बिहार के भविष्य की बुनियाद रचने वाली सुबह है। आज बिहार के मतदाता लोकतंत्र के पर्व के अंतिम चरण में मतदान करेंगे। वो मतदान करेंगे बिहार के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए। आज अंतिम चरण का चुनाव है। 15 जिलों की 78 सीटों पर मतदान होंगे। इनमें 65 सामान्य सीटें हैं, जबकि 13 आरक्षित सीटें हैं। तीसरे चरण में कुल 1204 उम्मीदवार मैदान में हैं। अगर समझा जाए कि इन 78 सीटों पर 2015 में किसका जलवा रहा है, तो 78 सीटों में जेडीयू ने 23 सीटों पर जीत दर्ज की थी। आरजेडी ने 78 में से 20 सीटें जीती थी। 78 सीटों में बीजेपी के खाते में 20 सीटें गई थी। कांग्रेस ने इन्हीं 78 सीटों में 11 पर जीत दर्ज की थी। मगर पेच ये है कि 2015 में जहां नीतीश कुमार, आरजेडी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था, वहीं 2020 में नीतीश कुमार के खिलाफ आरजेडी, कांग्रेस के साथ साथ चिराग पासवान भी चुनौती बनकर खड़े हैं। ऐसे में 2020 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के लिए 2015 के मुकाबले ज्यादा मुश्किल है और ऐसे में अपनी सीट बचा पाना उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती। बात अगर तीसरे चरण में वीआईपी चेहरों की हो, तो ऐसे कई चेहरे हैं जिनकी किस्मत का फैसला इसी तीसरे चरण में होगा। सिमरी बख्तियारपुर सीट से वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी मैदान में हैं। उनके सामने आरजेडी के यूसुफ सलाउद्दीन हैं। सुपौल सीट से जेडीयू के विजेंद्र प्रसाद यादव हैं। उनके सामने कांग्रेस के मिन्नतुल्लाह रहमानी मैदान में हैं। मोतिहारी में बीजेपी के प्रमोद कुमार चुनावी मैदान में हैं। उनके सामने आरजेडी के ओम प्रकाश चौधरी हैं। मधेपुरा में आरजेडी के चंद्रशेखर मैदान में हैं और उनके सामने जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव हैं, जबकि जेडीयू के निखिल मंडल यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। यहां मुकाबला त्रिकोणीय है। बात अगर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों की हो, तो 371 प्रत्याशियों के खिलाफ आपराधिक केस हैं। 31% प्रत्याशियों का आपराधिक इतिहास है। तो प्रत्याशियों की जन्म कुंडली बिहार की जनता के पास है। उनके वादे और इरादों से भी बिहार की जनता वाकिफ है। अब इन 15 जिलों की जनता को तय करना है कि वो किसकी किस्मत का क्या फैसला करती है। आज तक एक तरफ चल रहा है मतदान, दूसरी तरफ राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के आने का सिलसिला जारी है। आपको सुनाते हैं ऐसी ही कुछ बातें। और जान लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको? हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम इनको जीत का माला समर्पित कर दें, जीत का माला समर्पित करें। हम जो बात पहले से कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा, वो जमीनी हकीकत को पहचान नहीं पाए। और जब आखिरी दिन चुनाव के आखिरी सभा में उन्होंने खुद ही घोषणा कर दी कि अब वो राजनीति से संन्यास ले रहे हैं, तो उन्होंने जो जमीनी हकीकत है
अब हो सकता है कि उनको एहसास हुआ होगा और उन्होंने आज घोषणा कर दी राजनीति से संन्यास लेने की। झूठा वादा करना होता तो हम करोड़ नौकरियों देने का वादा करते हैं, लेकिन हमने 10 लाख इसलिए कहा है क्योंकि 4.5 लाख नौकरियां रिक्त पड़ी हैं, ऑलरेडी बजट में प्रोवाइडेड है। मान लो एक मणिपुर एक छोटा सा राज्य है, वहां 1 लाख आबादी पे 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी हैं, लेकिन बिहार में 1 लाख आबादी पे 77 है, 77 है केवल। तो वो खाली पदों को तो भरना ही है। और यूनिवर्सिटी चले जाओ, प्रोफेसर की कमी है, हॉस्पिटल चले जाइए, डॉक्टर्स की कमी है, नर्स की कमी है, जितने लैबोरेटरी में काम करते हैं उन सब स्टाफ्स की कमी है, सिपाही की कमी है, दरोगा की कमी है, जूनियर इंजीनियर का जो पद है लगभग 60% खाली है। तो इन सारे अलग अलग क्षेत्रों में अगर आप जाओगे तो आप 4.5 लाख तो ऑलरेडी जो है वो खाली है। जो 5.5 लाख जो नौकरियां जो हम बता रहे हैं वो सभी राष्ट्र औसत के मुकाबले सभी मानकों को मिलाते हुए मिला के करना है। 10 लाख फालतू बात है ये। आप 10 लाख का पोस्ट है, 10 लाख का पोस्ट है, कहां से पोस्ट क्रिएट करिएगा? पहला कैबिनेट का पहला साइन नहीं, क्या करिए, है अधिकार, कर दीजिएगा। इससे बढ़कर के गलत बात लोग बोल रहे हैं, जो लीगल बात है ही नहीं, एकदम उसका कोई मतलब नहीं है। ये ऐसे ही लोगों को गुमराह करने के लिए कहा जा रहा है। सरकारी नौकरी, आप बताइए, हम लोग सरकारी सेवा खाली रहने दे रहे हैं? इतना एक्सपेंशन कर रहे हैं। बजट क्या था इन लोगों का बताइए तो? 24,000 करोड़ से भी कम बजट था, 2,11,000 करोड़ बजट है। लोगों का तनख्वाह नहीं मिलता था, सबका तनख्वाह मिलता है। ये योजना के मद में पैसा जो थोड़ा बहुत भी खर्च कर पाते थे। आज बताइए कितना बड़ा काम हो रहा। तो ये जो बात बोल रहे हैं ये बिल्कुल गलत बात है। लवली जी, किस तरीके का मतदान चल रहा है अभी? किस तरीके का चल रहा है? अभी तो देखिए शुरू हुआ है, लेकिन काफी जगह ये हमें शिकायत आ रहा है, जैसे 212 में 7 बजे से ईवीएम खराब है, महिलाएं लौट रही हैं, लोग परेशान हैं। उसी तरह से 206 में, 235 में, 159, मतलब कि दर्जनों अभी तक ईवीएम खराब है। 84 है, 23 है, 203 है, 212 है, 306 है। तो लगभग दर्जनों पे अभी तक हमको शिकायत मिली है कि ईवीएम खराब है और घंटों से लोग परेशान हैं, महिलाएं लौट रही हैं। तो इस तरह से अगर लेट से ये लोग शुरू कराएंगे तो हम कहीं लेट तक वो करने देने के लिए, और अब खबर किया जा रहा है, अभी तक आया नहीं है। किस तरीके का मतदान आप देख रही है? महागठबंधन के फेवर में जा रहा है क्या अभी तक? बिल्कुल महागठबंधन की जीत है, महागठबंधन के फेवर में जा रहा है, और तभी जाकर के इतना परेशान लोगों को किया जा रहा है। इसीलिए किसके तरफ से परेशान किया जा रहा है? क्या अभी तो प्रशासन के द्वारा हम कहे हैं, तो अभी तक आया नहीं है। खास करके हम लोगों का जहाँ बूथ है, जहाँ हमारा बूथ का है वही ईवीएम क्यों खराब है, बाकी जगह क्यों नहीं है खराब। तीसरे दौर का मतदान चल रहा है। चंद तस्वीरें हम आपको पोलिंग बूथ की दिखाते हैं, क्योंकि मतदान की शुरुआत के साथ ही लोगों ने लंबी लंबी लाइनें लगानी शुरू कर दी हैं। खासकर जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर अभी लोगों का उत्साह दिख रहा है। यहाँ बिहार विधानसभा से हमारी ये खास पेशकश चुनावों पर लगातार जारी रहेगी, और बिहार के अगर उन क्षेत्रों में आप रहते हैं जहां पर आज वोटिंग हो रही है तो अपने घरों से निकलें और देखेंगे पहले 2 दौर में जितना मतदान हुआ है कम से कम उससे आगे बढ़े आपके क्षेत्र का मतदान। तस्वीरें हम एक बार फिर दरभंगा की आपको दिखाते हैं, जहां पर प्लूरल्स पार्टी की जो अगुवा है, इस बार जो चेहरा है, जो कह रही है कि मुख्यमंत्री हो सकती हैं, वो वोट डालने के लिए पहुंची थी। 78 सीटों पर कुल वोटिंग हो रही है। हम पहले आपको सुनाते हैं कि उन्होंने वहां पर क्या कहा है, क्या दावा किया है पुष्पम प्रिया ने, और उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि क्या ये सारे बिंदु भी, ये सारे कोण भी बिहार चुनावों की इस गणित में, उसकी वोटिंग पैटर्न में जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते हैं। पहले वो क्या कहा है वो सुनाते हैं। आराम से भाई, वोट डाला जी बिल्कुल। क्या सोचकर? वही सोचकर जो एक मतदाता को सोचना चाहिए। थोड़ा लोगों को जाने देते। पूछिए। हाँ बताइए, क्या सोचकर आपने वोट डाला? अभी पहले भी कहा था, आगे बढ़ने का वक्त है, और आगे हम तभी बढ़ेंगे जब नीतीश जी और लालू जी से मुक्ति पाएंगे। यही सोच के वोट किया है। लेकिन नीतीश जी ने कहा कि ये मेरा अंतिम चुनाव है। हाँ मैंने सुन लिया। चुनाव तो वैसे भी उन्होंने लड़ा ही नहीं है विधायक का, तो अंतिम चुनाव का क्या मतलब है।
और जहां तक एज ए मुख्यमंत्री उम्मीदवार वो कहना चाहते हैं अंतिम चुनाव है, तो ये चुनाव भी नहीं होना चाहिए था। 15 साल तो हमने उन्हें दिए हैं और अब सम्मान के साथ रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए थी। आप भी चुनाव लड़ रही हैं, अपने लिए क्या देख रही हैं इस चुनाव? मैं अपने लिए वही देख रही हूँ जो मैं बिहार के लिए देख रही हूँ। मैं यहाँ पे आई हूँ बिहार को आगे लेके जाने के लिए, और बिहार में जो हालत है वो बहुत ही खराब है, तो अब आगे बढ़ने का वक्त है। आपने अपना जो रोड मैप या प्लान रखा है, आपको लगता है कि आपको उसमें जनता का समर्थन इस बार मिल रहा है, या फिर आपके लिए ये ट्रायल है, आप आगे भी लड़ेंगे? आगे भी लड़ेंगे, जरूर आगे भी लड़ेंगे, लेकिन हाँ मुझे जनता का समर्थन मिल रहा है, इस चुनाव में जीतेंगे। कितना सीट आप लाएंगे इस चुनाव में? जितने भी अपने कैंडिडेट उतारे, क्या एक्सपेक्टेशन है, कितने? कुछ तो होंगे ना? ये जो भविष्यवाणी करने वाली चीज है वो मुझे पसंद नहीं है। वो तो जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन पता चल जाएगा, लेकिन टारगेट ये है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पे हम जीतें। आपने भविष्यवाणी तो कर दी थी मुख्यमंत्री का, आपने भविष्यवाणी ही तो की थी ना अपने आप को लेकर कि आप मुख्यमंत्री नहीं, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं मुख्यमंत्री आपने डिक्लेयर तो किया था ना अपने आप को एज ए मुख्यमंत्री कैंडिडेट। थोड़ा आराम से भी बात कर सकते हैं, पढ़े लिखे लोगों के जैसे भी बात कर सकते बिल्कुल हैं। पढ़े लिखे जैसे बात, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ आपसे कि आपने अपने आप को मुख्यमंत्री कैंडिडेट डिक्लेयर किया। कैंडिडेट डिक्लेयर करना एक अलग भविष्यवाणी हुआ ना? नहीं, वो भविष्यवाणी नहीं होती है। जब हम चुनाव लड़ते हैं, जब हम उम्मीदवार होते हैं, तो वो भविष्यवाणी नहीं होती है, हम उम्मीदवार होते हैं। भविष्यवाणी अगर आपको सुननी है तो मैं ये कह रही हूँ कि हम ही जीतेंगे और हम सरकार बनाएंगे, और कोई गठबंधन का लेकिन आप बिल्कुल नए तरीके से सवाल नहीं, बिल्कुल नए तरीके से आपने कदम रखा है, बिल्कुल एक नए कह सकते हैं नए स्टाइल में रखा है। इसको करने के पीछे का आपका मकसद क्या है? क्यों? बिहार में जो व्यवस्था है वो बहुत ही खराब है। राजनीति का स्तर जो है वो बहुत ही गिर गया है। यहाँ पे राजनीति और चुनाव सिर्फ 2 चीजों के दम पे होती है। एक तो बहुत ज्यादा पैसा जो ये 5 साल में वहाँ पे बैठ के कमाते हैं, वो पैसा सबको पता है, बांटा जाता है, और जो भी होता है वी ऑल अवेयर, सबको पता है। और दूसरा, लोगों को लड़ा के, अलग अलग समुदाय के लोगों को लड़ा के लोगों को पिछड़ा रखते हैं। अब ये सारी चीजें नहीं होंगी। शिक्षा की बातें होनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई की बातें होनी चाहिए, आर्थिक विकास की बातें होनी चाहिए। सब कुछ जुमला हो गया है यहाँ पे। आर्थिक अपॉर्चुनिटीज देनी होंगी, और मिथिला जाना भी उसके लिए जाता है, बुद्धि के लिए जाना जाता है। तो विद्यापति का मिथिला है, गार्गी और मैत्री का मिथिला है, भारती मिश्र का मिथिला है। ये सारी चीजें अब खो गई हैं कहीं पे। इन चीजों को वापस लाने की जरूरत है। बिहार के भविष्य का सवाल है। बिहार में तो बच्चे भी हैं ना, उनके भविष्य की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए सरकार पे। शिक्षा की जो हालत है वो आप देख ही रहे हैं। तो अब इन चीजों पे बात करने के लिए यहाँ पे आई हूँ, और इन्हीं चीजों पे बात होगी। एक चीज है कि इस बार एजेंडा सेट करने की अलग कोशिश हुई, रोजगार और खासकर नौकरियों को लेकर के चर्चा हुई। तेजस्वी ने 10 लाख नौकरी एक कलम से देने की बात कही, 19 लाख नौकरी की बात बीजेपी ने कही, आपने भी नौकरियों की बात कही। तो क्या लगता नहीं कि बदला है? मैंने ही नौकरियों की बात शुरू की थी। मैंने ही धर्म और जाति की बात ना हो ये करना शुरू किया था। जब प्लूरल्स पार्टी, प्लूरल्स का नाम का ही वही मतलब होता है कि हर धर्म और हर जाति के लोग साथ में शासन करेंगे, और अब वही होगा बिहार में। बिहार ही रहेगा, और ये सारी चीजों की शुरुआत मैंने ही की थी, फिर सभी करने लगे। जो ये तो हास्यास्पद है ना कि जो पार्टियां जाति और धर्म के ही आधार पे बनी है और उसी आधार पे चलती है, वो भी अब इसे जुमले के तौर पे यूज करती है। मजाक बना के रख दिया है हर चीज का। बहुत कड़े प्रश्न पूछने का अब वक्त है। कोई नहीं पूछ रहा था, अब मैं आ गई हूँ। अब मैं पूछूंगी, और सबसे पूछूंगी। जितने भी लोग हैं, जितने भी स्तंभ हैं डेमोक्रेसी के, अब सबसे कड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। अमना जी, कितना बड़ा फैक्टर ये हो सकता है? क्या ये वाकई एक चेंज के तौर पर हम समझें, या फिर जो प्लूरल्स पार्टी है उसका किस तरीके से देख रहे हैं आप इस समय? देखिए, प्लूरल्स पार्टी का कोई वजूद नहीं है। हाँ। आप अगर मेरी बात अगर पूछना चाहें तो प्लूरल्स पार्टी कोई इम्पोर्टेंस या कोई रोल प्ले नहीं करी है बिहार पोल में। हाँ, एक बज़ जरूर पुष्पम प्रिया ने आके किया, खासकर अर्बन वोटर्स के बीच में। पर अर्बन है ही कितना? वही बात मैं कर रहा हूँ कि पटना में आप सिर्फ एडवर्टीजमेंट देखे, वो भी एडवर्टीजमेंट का जो कॉन्टूर था आप देखिए, वो बिल्कुल मेट्रो सिटी का एडवर्टीजमेंट है। अंग्रेजी के अखबार में आधा इंग्लिश और आधा हिंदी का एडवर्टीजमेंट देना, प्लस इनका कोई इस तरह कैंडिडेट भी नहीं। पुष्पम प्रिया खुद भी 10-5 हजार वोट ला पाएंगे कि नहीं, इस पर भी मुझे डाउट है। सुजीत जी, प्लूरल्स पार्टी? देखिए, प्लूरल्स पार्टी एक तो नाम ऐसा है कि बिहार के लोग जो है, बिहार में ग्रामीण
जो क्षेत्र हैं वहाँ के लोग इसको प्रोनाउंस भी कर पाएंगे, तो ये एक दिक्कत है। दूसरा ये है कि इन्होंने सोशल मीडिया से ज़्यादा चुनाव लड़ा है। सोशल मीडिया पर इनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं और ख़ास तौर पर युवाओं में एक क्रेज बना है, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं है कि आप जो है सत्ता में के दहलीज तक पहुंच पाएँ और वहां तक आप कुछ दस्तक दे पाएँ। तो अभी इनको मेहनत करनी पड़ेगी, ये तो शुरुआत है। 8 मार्च को मुझे याद आ रहा है कि महिला दिवस के दिन इन्होंने पूरे अखबारों में विज्ञापन के जरिए एक तरह से लैंड किया था यहाँ पे, और मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर अपने को प्रोजेक्ट किया था। तो ये पहली बार हुआ कि पहले ही कोई मुख्यमंत्री अपने आप को उम्मीदवार घोषित कर दे और चुनाव बाद में लड़े। जी, युवाओं को तो टारगेट सब कर रहे हैं इस बार चाहे चिराग पासवान उन्होंने जब अपनी बिहारी फर्स्ट यात्रा शुरू कर दी, चेहरा भी युवा है, तेजस्वी, प्लूरल्स पार्टी, सब। इसका जवाब मैं अपने घर से देना चाहता हूँ। हाँ। मेरा बेटा गया कि मैं प्लूरल्स पार्टी को देना है मुझे वोट, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि ये उनका सब लोगों को मालूम होगा कि उसका चुनाव चिन्ह क्या है। हाँ। जिस पार्टी का ये हाल है उसके वोटर को नहीं मालूम है कि चुनाव चिन्ह क्या है। आपको बता दें चेस का बोर्ड है उसका वोट। अच्छा, चिन्ह तो आपने बताया या नहीं बताया बेटे को? अब तो बेचारा चूक कर आ गया वो। तो खैर, कहने का मतलब ये है कि युवाओं में अपील करना सिर्फ नहीं होता है। हम आपकी पहुंच कितनी है? पहुंच है नहीं। आप अब कहीं से आती हैं, एडवर्टीजमेंट देती हैं, जिसको आप कारपेट की तरह कहते हैं ना, कि आप हर चैनल पे ऐड दे दिए एक साथ आपने, उससे तो वोटर नहीं ना। सोशल मीडिया कितना निर्णायक हो रहा है बिहार चुनाव में? नहीं, उसकी एक भूमिका तो है, और बहुत सारे मामलों में देखा गया है कि सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारे लोग अपनी बात पहुंचा रहे हैं लोगों तक। हाँ। ये अच्छी बात है कि लोग नौजवान लोग आ रहे हैं राजनीति में। सारे लोगों का आग्रह भी है और समाज का भी कि नए लोग, अच्छे लोग राजनीति में आए। लेकिन जहाँ तक इसको देखें कि बिहार का एक जो पैटर्न है वोटिंग का, 2015 के इलेक्शन में देखिए जहां 78 सीटों पर चुनाव हो रहा है, वहां का क्या है सीट शेयरिंग। हमको लगता है कि एनडीए को 48 उसमें पिछले चुनाव में वो सीटें मिली हुई थी, और 22-23 के आसपास राजद का था। हम तो एक बार सीधे चलते हैं अपने संवाददाता कुमार अभिषेक के पास, पुष्पम प्रिया से बातचीत कर रहे हैं। आज तक में स्वागत है। ये बताइए कि आपने मतदान किया, आप बहुत चर्चा में रही, आपने शुरुआत में ही अपने को मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित किया। इन सब के पीछे इस तरीके से खुद को लॉन्च करने का ये कौन सा तरीका आपका रहा, और आप कितनी अपने को इस मामले में सफल देखते? तरीका वही रहा जो कि रहना चाहिए। बिहार को बदलना है, बिहार के लोगों तक पहुंचना मुश्किल था, क्योंकि एक जो पूरा तंत्र बना हुआ है उसको भेदने में बहुत परेशानी होनी थी, तो इसीलिए किया। बिहार को बदलना है, और बहुत ही अच्छा सब कुछ चल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। हर समुदाय का, हर मजहब के लोगों का, सब अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। लोग थक गए हैं, लोगों को अब इन लोगों से मुक्ति चाहिए, और इस बार लालू जी और नीतीश जी से मुक्ति पाएंगे। लालू और नीतीश जी से मुक्ति पाएंगे, लेकिन लालू जी के बेटे तेजस्वी, पासवान के रामविलास पासवान के बेटे चिराग, ये सब हैं। आप कैसे इन लोगों को आंक रही हैं, और आपको क्या लगता है आप खुद को कहां पाएंगी इस राजनीति? मैंने कभी इनको आंकने की वो जहमत नहीं उठाई है, जरूरत नहीं है। सारा डिस्कशन यहीं पे खत्म हो जाता है इनसे संबंधित, कि इनको सिर्फ इस वजह से मुख्यमंत्री उम्मीदवार नहीं होना चाहिए क्योंकि ये किसी खास परिवार में पैदा हुए। कोई दिक्कत नहीं है राजनीति करने में, संघर्ष करे, पढ़ाई लिखाई पूरी करे, सीखे कि कैसे नीतियां बनाएंगे। सिर्फ बकैती करने से तो राज्य नहीं चलेगा, और भाषण देने से तो राज्य नहीं चलेगा। वो तो सिर्फ उसी दिन तक जिस दिन तक चुनाव है, पर उसके बाद जो 5 साल हैं, 5 वर्ष हैं, उसमें वहां पे बैठ के आप क्या करेंगे? आप कुछ तो आना भी चाहिए, और अपनी पार्टी बनाएं, सब कुछ छोड़ें, अपनी पार्टी बनाएं, सब कुछ स्क्रैच से शुरू करें। परिवारवाद को खत्म करने की जरूरत है। मैं तो आपको कहूंगी कि संविधान में अब नियम बनाने की जरूरत है कि किसी भी परिवार के किसी व्यक्ति का बेटा या बेटी उस पार्टी से चुनाव नहीं लड़े। इन चीजों को करने की जरूरत है। लेकिन एक तेज चर्चा इस बार चुनाव में, आप चूंकि विकास की बात कर रही हैं और अलग तरह की राजनीति की बात कर रही हैं, लेकिन ये बताइए कि इस बार पूरे एजेंडे को बदलने की कोशिश हुई है। तेजस्वी यादव, जिस पार्टी को आप लगातार कह रही हैं जाति और परिवारवाद की पार्टी, बाकायदा ये कहा गया कि नौकरियों की बात हुई, बेरोजगारी की बात हुई, विकास की बात हुई। आप लोगों के पास एक रिसर्च टीम होगी, ये जाके देखा जाए कि क्या 8 मार्च से पहले ये सारी बातें हुई थी? नहीं हुई थी।
ये सारी बातें हमने पहले शुरू की करना और उसके बाद इन लोगों ने दे फॉलो द स्वीट, वही हुआ। तो नहीं फर्क पड़ता इनको। और अभी बात करके क्या होना है, जो इतना वक्त आपको दिया, आप 2 साल डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, नीतीश जी 15 साल थे, उससे पहले 15 साल इनके पिताजी थे, तो ऐसा मतलब कुछ तो हुआ नहीं। लोग समझदार हैं, लोग समझते हैं कि ये सब चुनाव के वक्त में होता है, लोग कुछ भी कहते हैं और इसकी वजह से इन्होंने इतना स्तर गिरा दिया है चीजों का कि जब हम सही भी कहते हैं तो अब लोगों को विश्वास नहीं होता। वो अपने आप में एक प्रोजेक्ट है कि ट्रस्ट जो टूट गया है, खो गया है, उसको वापस जगाना। नहीं तो पुष्पम प्रिया क्या करेंगी आप? 2 जगह से पहले तो चुनाव लड़ रही हैं, आपको लगता है कितना भरोसा है अपनी जीत का? और दूसरी बात, क्या आप यहाँ रहेंगी? क्योंकि आपने जो अपने को लॉन्च किया है बिल्कुल नए तरीके से लॉन्च किया है। क्या हम आने वाले समय में आपका आंदोलन देखेंगे? क्या देखेंगे? मैं यहीं रहूंगी और जीतेंगे इस बार। मैं यहीं रहूंगी, बहुत सारे जीतने पे भी अब बहुत सारे कड़े प्रश्न पूछे जाएंगे और सभी लोग डेमोक्रेसी के जितने भी स्तंभ हैं वो अब तैयार हो जाए उन प्रश्नों का जवाब देने के लिए। मुझे निकलना होगा तो चलिए, तो ये थी हमारे साथ पुष्पम प्रिया, ऐसा नाम जिसने बिहार के इस चुनाव में लोगों को चौंकाया है कि किस तरीके से खुद को लॉन्च किया जाता है। और दरभंगा पहुंची हैं जहां पे उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। 2 जगहों से बिहार में वो चुनाव लड़ रही हैं, नए तरीके की राजनीति की बात कर रही हैं और पुरानी राजनीति को नकारने की एक पूरी कोशिश दिखाई दे रही है। एक सवाल आपसे आखिर में लेंगे, एक चीज बताइए कि आपने अपनी वेशभूषा बिल्कुल एक तरह की रखी है। पुष्पम जी, आपने अपनी वेशभूषा पूरे चुनाव में, पूरे कैंपेन में एक तरह की रखी है, ऐसा क्या है इसमें? मैं यही हूँ तो यही वेशभूषा रखी। नाटक करने की तो जरूरत नहीं है, थिएट्रिक्स करने की, उजला पहन लेने की, सबका यही हूँ, यही पहना। क्योंकि क्या नेता सफेद पहनते हैं इसलिए आपने उसके विरोध स्वरूप ऐसा रखा है? नेता लोगों से पूछने की जरूरत है कि ऐसा क्या वजह है जिसकी वजह से सफेद पहनते हैं। मैंने वो पहना है जो मुझे पहनना था, कोई कोड नहीं है संविधान में। काला भी अच्छा ही रंग है, इतना क्यों काला से लोगों को प्रॉब्लम होने लगी? लोग जुड़ रहे हैं आपके साथ? लोग जुड़ रहे हैं आपके? बिल्कुल, बहुत लोग जुड़ रहे हैं। तो ये थी हमारे साथ पुष्पम प्रिया, बहुत बेबाकी से उन्होंने अपनी बात रखी। वो यहीं रहेंगी, कह रही हैं, आंदोलनों में जाएंगी, लेकिन अब देखना यह है कि इस चुनाव में कैसा परफॉर्म करती हैं और आने वाले वक्त में इनकी राजनीति कैसे चलती है। संजय सिंह के साथ कुमार अभिषेक, दरभंगा, आज तक। तलखी नजर आती है जवाबों में पुष्पम प्रिया के। एक आम नेता जो कि चुनाव के दिन कम से कम एक दोस्ताना जवाब देने की कोशिश करेगा ताकि जनता के सामने एक अलग एक इमेज प्रोजेक्ट हो। हालांकि वो कह रही है कि जो पूरा नैरेटिव था मैं नहीं बदला। बहरहाल प्लूरल्स पार्टी से अलग हम वापस आपको लिए चलते हैं चुनाव के उस मैदान में जहां पर वोटर आगे निकलकर वोटिंग कर रहे हैं। किशनगंज की तस्वीरें हम चाहेंगे कुमार कुणाल अगर आप दिखा सकें इस समय। देखिए, आपको तस्वीरें दिखाते हैं और केवल ऐसा नहीं है श्वेता की लंबी कतारें हैं, बल्कि इसमें जब हमने बात की, जब हम यहाँ से लाइव नहीं थे तो मैंने कोशिश की कि कई वोटरों से ऐसे भी बात किया जाए, तो बहुत सारी बातें हैं, तकलीफ है। केवल अभी हम प्लूरल्स पार्टी की जो सर्वा है पुष्पम प्रिया, उनको सुन रहे थे, उनकी आवाज में तलखी है। तो तल्ख जो है ना, वो वोटर भी है। वोटर की तलखी कुछ अलग है, अलग अंदाज में है। वो ये बात कह रहा है कि हमें नौकरी नहीं मिली, जो पूरा लॉकडाउन था या कोरोना था उसमें सब कुछ छिन गया, कमाई का कोई जरिया नहीं रहा। ये तमाम बातें लोग कर रहे हैं और ये कतारों में भी लोग कर रहे हैं। यानी उनके दिमाग में भी ये बात है कि जो कमाई है, जो रोजगार है, जो परेशानी है, जिससे उनको पिछले 5-6 महीने से 2-4 होना पड़ा है, वो भी है। और हम थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि महिलाओं की कतारें भी हम दिखाएं कि महिलाएं भी जो है वो बड़ी संख्या में है। क्योंकि आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था तो उन्होंने एक वर्ग से, खासतौर पर जो महिला वोटर है, उनसे अपील की थी। और नीतीश भी कहते हैं कि जब उन्होंने शराबबंदी की तो उसका सबसे बड़ा जो फायदा है वो महिला वोटरों को मिला। तो क्या महिला वोटर अलग तरीके से वोट कर रही हैं? ये भी एक बड़ी रोचक बात है कि महिला वोटरों का रुख क्या पुरुष वोटरों से अलग है? ये बिहार में है क्योंकि पुरुष वोटर ज्यादा मुखर होता है, रोजगार की बात ज्यादा करता है, बातें बहुत सारी चीजें क्योंकि अभी तक जो वोट बैंक महिला जो वोट बिहार में खासकर समूचे बिहार में कोई एलजेपी को एक वोट कटुआ के तौर पर देख लेता है, कोई ओवैसी को इस संदर्भ में देख लेता है, कोई पप्पू यादव को इस संदर्भ में देख लेता है। ये सारी चीजें चल रही हैं या फिर वो सारी मुद्दे ज्यादा भारी हो जा रहे हैं? एक हद तक चल रही है। हाँ। और पॉलिटिक्स वहाँ की कम्युनल नहीं है, कम्युनिटी बेस्ड है। कम्युनिटी की समस्या है वहाँ बहुत।
आप जाएं वहाँ पे किशनगंज में देखें, मैं तो अभी 2 दिन पहले लौट के आया हूँ, काफी गुर्बत है, गरीबी वहाँ पे बहुत लोगों की है, और जो पहले के विधायक रहे हैं उनके बारे में शिकायतें बहुत हैं। तो एक मुद्दा तो वहाँ पे है कि हमारा जो विधायक है वो सही नहीं है, उसको बदलना चाहिए, लेकिन वो बहुत दूर तक नहीं है। अगर ओवैसी का असर है तो 3-4 सीट 5 सीट तक अधिकतम कह सकती है। उसी तरह से पप्पू यादव की बात है, तो उनका भी अपना इलाका है, वहाँ पे उनका अपना असर है, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ता। जो चीज होती है, 2 तरह की चीज होती है। एक तो है कि आप भावनात्मक मुद्दे ले रहे हैं कि आप जो प्रधानमंत्री मोदी ने कही, या और दूसरी चीज होती है जो आपकी जिंदगी से जुड़ी होती है जी, आपकी समस्या से जुड़ी होती है। ये दोनों चीजें समानांतर रूप से चल रही है। और सहरसा ही चलते हैं सीधा, जहां से रोहित सिंह इस समय मौजूद है हमारे साथ। रोहित, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स जिनको लेकर इस तीसरे दौर में चर्चा बहुत हो रही है, उसमें चाहे वहीं पर मधेपुरा से पप्पू यादव हो जाए या फिर लवली आनंद भी मेरा ख्याल है वहां से सहरसा से लड़ रही है चुनाव, तो ये कैंडिडेट्स जो है वो आम जनमानस के हिसाब से हर कैंडिडेट उतना ही अहम, या फिर ये कैंडिडेट्स वाकई लोगों को इस बार खींच कर ला रहे हैं बूथों पर? जी देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। सहरसा से जो है लवली आनंद, जो कि बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी है, वो इस बार चुनावी मैदान में है। और अगर मधेपुरा की बात करें तो मधेपुरा से पप्पू यादव जो है वो भी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। वो तो अपने गठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार भी हैं। लेकिन फिलहाल आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं श्वेता, सहरसा के एक पोलिंग बूथ की, जहां पर आप देख सकते हैं कि लगातार जो लोग हैं वो धीरे धीरे करके आना शुरू हैं। और क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है, कुछ हल्की ठंड भी पड़ रही है इन क्षेत्रों में, तो लोग धीरे धीरे अपने घरों से निकल रहे हैं। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि मिथिलांचल और कोसी के इलाके में भी जो है वो चुनाव हो रहा है, और कोसी का इलाका जो है हर साल बाढ़ से प्रभावित होता है, लाखों की आबादी जो है वो प्रभावित होती है। और ऐसे में जातिगत समीकरण भी देखिए तो इन इलाकों में भी जो है जो मुस्लिम के साथ साथ यादव भी जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसी का खेल बनाने में या फिर बिगाड़ने में। और ऐसे में जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि खासकर कोसी इलाके में भी जो है कैसा प्रदर्शन करती है एनडीए हो या फिर महागठबंधन हो, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया बाढ़ग्रस्त इलाका है ये, काफी गरीबी इन इलाकों में भी है। और सहरसा में इस बार लवली आनंद जो है वो आरजेडी की उम्मीदवार है, उनको टक्कर दे रहे हैं यहाँ से आलोक रंजन जो कि बीजेपी से हैं। श्वेता, हाँ, और नरकटियागंज से जो चंपारण का क्षेत्र है वहां से हमारे साथ मौसमी सिंह भी जुड़ गए। मौसमी, भीड़ बढ़ती ही जा रही है वहां पर, मतलब जितना उत्साह वहां का है मुझे लगता है कि ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए सबको कि देखिए हमारी तरह आप भी निकलिए और आइए इतनी भारी संख्या में मतदान कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए, और इसीलिए बिहार की कोई मिसाल नहीं है, क्योंकि कहते हैं पूरब से सूरज उगता है, और जैसे ही उगते सूरज के साथ साथ जिस जोर शोर से मतदाता यहाँ पे कतार में खड़े हैं श्वेता, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। और शायद बाकी वोटर जो घर पे बैठे हैं उनमें भी जोश भरता है कहीं ना कहीं। पर अगर आप बात कर रही हैं चंपारण की, खासतौर से पश्चिमी चंपारण की, श्वेता, संजय जायसवाल जो कि भाजपा के बिहार के अध्यक्ष है, वो पश्चिमी चंपारण से सांसद है, और जाहिर तौर पे यहाँ पे प्रतिष्ठा की लड़ाई भाजपा के लिए है। कहीं ना कहीं तमाम बागी जो नेता है, कई सिटिंग एमएलए भी हैं, लगभग 5 सीटों पर बागी बीजेपी के नेता खड़े हुए हैं जो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर आप देखें तो जिस तरह से लगातार बीजेपी के ताबड़तोड़ रैलियां हुई हैं, तमाम केंद्रीय मंत्री आए, खुद प्रधानमंत्री भी चंपारण आ चुके हैं, एक तरह से सियासी कड़वाहट इसलिए गरमाई भी श्वेता क्योंकि चीनी एक बड़ा मसला है, और चीनी मिलें जो यहाँ की हैं वो एक बड़ा मसला है। हमने राहुल गांधी को सुना, उन्होंने बोला क्या प्रधानमंत्री ने वाल्मीकि नगर में क्या प्रधानमंत्री ने आपको चाय पिलाई? प्रधानमंत्री ने पिछली बार जिक्र किया था चीनी मिलों का और बोला था कि हम आके यहाँ चाय पियेंगे। तो सियासी कड़वाहट लगातार बढ़ी रही, और लगातार भाजपा से लेकर तमाम विपक्षी दलों की भी नजर पश्चिमी चंपारण पे रही, क्योंकि अगर पश्चिमी चंपारण में कोई क्लीन स्वीप करता है तो जाहिर है कि उसके लिए पटना का किला फतेह करना मुश्किल नहीं होगा। जी कुमार कुणाल, ये असल में पोलराइजेशन अपनी जगह होता है, उसको अगर चुनावों के दौरान चर्चा हो जाए तो ठीक, लेकिन लोग तो जमीन पर यही पूछते हैं ना
कि अगर कहा गया था कि उद्योग आएंगे, अगर कहा गया था फैक्ट्री लगाई जाएगी, वो चीजें तो छोड़ दीजिए, शुगर मिल जो बंद थे वो बंद पड़े रह गए, कोई परिवर्तन नहीं आया। और कहीं पर जनमानस पे इन चीजों का प्रभाव आ जाता है, चाहे इलाके को पोलराइज्ड क्यों ना कह दिया जाता हो। बिल्कुल श्वेता, बात यह है कि ये चुनाव है 2020 का, यानी 2020 में हो रहे हैं, लेकिन जो गणित है वो है 15-15, यानी 15 साल लालू राज, 15 साल नीतीश राज। अब लोगों के जहन में क्या है, जो अभी यादाश्त है, जो सबसे ज्यादा ताजा है वो नीतीश राज की है, और शायद यही वजह है कि लोग 15 साल, जो अभी के 15 साल हैं, उसको देख करके लोग वोट भी दे रहे हैं और ये भी पूछ रहे हैं कि जो सरकार आज की है उन्होंने क्या किया। तीसरे दौर का मतदान चल रहा है। चंद तस्वीरें हम आपको पोलिंग बूथ्स की दिखाते हैं, क्योंकि मतदान की शुरुआत के साथ ही लोगों ने लंबी लंबी लाइनें लगानी शुरू कर दी हैं। खासकर जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर अभी लोगों का उत्साह दिख रहा है। यहाँ बिहार विधानसभा से हमारी ये खास पेशकश चुनावों पर लगातार जारी रहेगी, और बिहार के अगर उन क्षेत्रों में आप रहते हैं जहां पर आज वोटिंग हो रही है तो अपने घरों से निकलें और देखेंगे पहले 2 दौर में जितना मतदान हुआ है कम से कम उससे आगे बढ़े आपके क्षेत्र का मतदान।